नमस्कार, G20 वसुधैव कुटुंबकम इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। इस हफ्ते G20 से जुड़ी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर और करेंगे समीक्षा। G20 के तहत आने वाले अर्बन 20 की यह है इस हफ्ते का खास। और बेंगलुरु आपको ले चलेंगे, वहां दिखाएंगे कॉफी डिप्लोमेसी के अलावा भारत के कुछ सांस्कृतिक रंग, साथ ही देखेंगे स्टार्टअप इंडिया का जलवा। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको बताएं कि अगले 1 घंटे के दौरान G20 से जुड़ी तमाम खबरें और एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज पर आप देखेंगे। और मेरे साथ होंगे 2 बहुत ही खास मेहमान, क्योंकि आपको समझना जरूरी है कि चुनौतियां हैं क्या दुनिया के सामने और क्या कुछ निकल करके आ सकता है। मेरे साथ सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जुड़ रहे हैं मनोज जोशी जी, बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। और अरुण गांधी जी जो कि संस्थापक है, फाउंडर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉल्यूशंस के, आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, G20 फाइनेंस ट्रैक ने अपनी दूसरी बैठक संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और फाइनेंस पर की और टास्क फोर्स का गठन रोम शिखर सम्मेलन के दौरान साल 2021 में किया गया था। इसका उद्देश्य महामारी की रोकथाम, सदस्यों के बीच अनुभव और बेहतरीन पद्धति को साझा करने को लेकर के बढ़ावा देना है, चर्चा करना है। वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना, संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपात स्थिति को संभालने के अलावा संसाधनों के बेहतरीन तरीके के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया में तकरीबन 60 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। सदी की सबसे बड़ी महामारी की चपेट में स्वास्थ्य के अलावा दुनिया की अर्थव्यवस्था भी रही। व्यापार, पर्यटन, शिक्षा से लेकर वैश्विक भू राजनीति को इसने प्रभावित किया। 20 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए और 10 करोड़ लोगों पर गरीबी की मार पड़ी। साल 2020 से हेल्थ वर्किंग ग्रुप पर महामारी से निपटने और उसके बचाव के उपाय करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रही। वहीं G20 में ही इटली की अध्यक्षता में सभी के लिए टीके की उपलब्धता और जांच की व्यवस्था एक प्रमुख मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की ही अध्यक्षता में एक दुनिया और एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया था। इंडोनेशिया की अध्यक्षता के दौरान महामारी की चुनौतियों के खिलाफ एक फंड की व्यवस्था की गई। अब भारत की अध्यक्षता में डिजिटल हेल्थ, इनोवेशन और सॉल्यूशन के साथ साथ फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को लेकर जोर दिया जा रहा है। वहीं महामारी की चुनौतियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग व विकास, मजदूर संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन मिलकर संयुक्त रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बीमारियों की रोकथाम और उसके मूल कारणों से बचाव के उपायों को बढ़ावा देने के दायित्वों का निर्वहन करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम करता है। इसके अलावा टीके से लेकर के जांच और बीमारी का इलाज किस तरह से सस्ता और सर्वसुलभ हो, इसकी भी जरूरत बड़े पैमाने पर है। कुछ इस तरह के और भी जरूरी मुद्दों पर आम सहमति बनाने की दिशा में G20 फाइनेंस ट्रैक की दूसरी बैठक संयुक्त रूप से वर्चुअली आयोजित की गई। सहमति की दिशा में बढ़ने के लिए अभी कई और बैठकें होंगी। वहीं वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत बचाव के कदमों के लिए योग को और भी प्रोत्साहित करना चाहता है और आयुष को बढ़ावा। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात U20 की यानी अर्बन 20 की। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 यानी अर्बन 20 की मेजबानी के लिए चुना गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने G20 के तहत आने वाले U20 के लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स को लॉन्च किया। अर्बन 20 का आयोजन अगले साल फरवरी में G20 शेर्पाओं की बैठक के साथ शुरू होगा और U20 मेयरों के शिखर सम्मेलन के साथ समाप्त होगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट, उसके बाद इस चर्चा पर वापस लौटेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी देशों को वैश्विक भागीदारी के तहत एजेंडा 2030 के अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्य बताए गए हैं। इनमें 11वां लक्ष्य हमारे शहरों को लेकर है, जिसमें शहरों को समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ बनाने पर जोर दिया गया है। इसी दिशा में काम करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में U20 यानी अर्बन 20 के लोगो और वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स को लॉन्च किया। U20 एक विशिष्ट कॉन्सेप्ट है जो पूरी तरह से शहरी विकास पर केंद्रित है। दुनिया भर के शहरी विकास के लिए प्रसिद्ध लीडर्स के लिए यह साइकिल चर्चा के
और कलेक्टिव एक्शन के लिए एक बेहतरीन मंच है। U20 साइकिल भविष्य के शहरी विकास और जरूरत पर विश्व भर के विशेषज्ञों के लिए चर्चा का केंद्र बन सकती है। छठी बार U20 को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। शहरों के सहयोग को गहरा करने के उद्देश्य से उनकी एकजुटता का आह्वान करना U20 का लक्ष्य है। यूनेस्को विश्व धरोहर शहरों में शामिल अहमदाबाद अगले साल 9 और 10 फरवरी से लेकर अगले साल जुलाई तक U20 की विभिन्न बैठकों की मेजबानी करेगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस आयोजन के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। Urban development has been a top priority for the Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Since 2014, we have designed and implemented various missions and schemes covering water, sanitation, housing, development of smart cities, urban transport, etc. It is only fitting that this year India will be hosting this initiative. I see the U20 as a great opportunity for global peer learning and also to showcase the pioneering work being done in Indian cities. U20 शहरी रणनीति को ध्यान में रखकर G20 के तहत की गई एक पहल है, जिसमें G20 देशों के शहर भी शामिल हैं। G20 के वृहद अंतर सरकारी मंच के तहत U20 एक ऐसा समूह है जिसमें शहरों के दृष्टिकोण और विचारों को जगह देकर G20 की वार्ताओं को समृद्ध करने का मौका मिलता है। यह सामूहिक तौर पर शहरों के बीच जुड़ाव की एक स्थायी प्रथा स्थापित करने का प्रयास करता है, जो सतत विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने में शहरों की भूमिका पर जोर देता है। खासतौर पर U20 2023 भविष्य के लिए राष्ट्रीय और अन्य सरकारी निकायों में समान दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय भागीदारी के महत्व पर जोर दे सकता है। गांधीनगर से देवशी के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TD न्यूज। चलिए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनोज जोशी जी, जो कि सचिव हैं केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय में, इस वक्त एक्सक्लूसिव इस खास प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि क्या कुछ भारत की प्राथमिकताएं होंगी अगर हम अर्बन 20 की बात करें तो? नमस्कार। U20 में जैसा कि आपको सभी को विदित है कि अगले 25 सालों में हमारी शहरी आबादी दुगनी होने वाली है और हमारी इकोनॉमी का मेन ड्राइवर अगले 25 साल में शहरी क्षेत्र ही होंगे। इनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। हमारे शहरों की इंफ्रास्ट्रक्चर दोगुने से ज्यादा होने की जरूरत है, तो उसके लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीलैटरल फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस विश्व भर से डेवलपिंग कंट्रीज में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अवेलेबल हो, ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। साथ में क्लाइमेट फाइनेंस, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे इतना जोर है और शहरों पे बहुत चेंजेस आने वाले हैं उसके कारण, तो क्लाइमेट फाइनेंस की अवेलेबिलिटी, ताकि ग्रीन प्रोजेक्ट्स सिटीज अपने इम्प्लीमेंट कर पाए, तो क्लाइमेट फाइनेंस थोड़ा सस्ता होने के कारण शहरों को मदद मिलेगी। एक वो दूसरा फोकस है। तीसरा हमारा एम्फेसिस है कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो शहरों में। खासतौर पे ज्यादातर ग्रोथ तो शहरों की दुनिया में डेवलपिंग कंट्रीज में होगी, तो जितनी इंक्लूसिव ग्रोथ होगी उतना ज्यादा अच्छा सभी नागरिकों के लिए होगा, सस्टेनेबल होगा। अगला हमारा फोकस का इशू है स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट या सिटीज जिसमें, क्योंकि पानी की स्केर्सिटी बहुत होने वाली है आगे आने वाले समय में शहरों में। तो और फ्लडिंग की समस्या भी शहरों में बढ़ती जा रही है, तो जितना बारिश का पानी हो वो शहर के वाटर बॉडीज और जमीन स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर सकें और गर्मी के सीजन में उस पानी का उपयोग किया जा सके, ताकि हम सस्टेनेबल वाटर बॉडीज और वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट्स पे काम करें। ये सारे हमारे फोकस के एरियाज हैं। सर, लेकिन ये देखा जाता है कि अगर हम किसी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में जाते हैं, कोई नया शहर बसाना चाहते हैं, तब तो ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है कि आप इस तरह की प्लानिंग कीजिए जिसमें आप बेटर वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, एफिशिएंट पावर सप्लाई की बात कर सकते हैं, इंक्लूसिव या सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए आप प्रोविजंस कर सकते हैं। लेकिन हमारे शहर जो पहले से हैं, और हर शहर की एक नई अलग खासियत है, भारत तो इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो एक तरह से ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट कैसे हम करेंगे और कैसे उसके सॉल्यूशंस पर हम चर्चा कर सकते हैं इस पूरे U20 के दौरान? अगर हम पुराने शहर की भी बात करें, तभी वो शहर भी
एरिया में और आबादी में बढ़ते जा रहे हैं। तो नए नए कॉलोनीज, नए नए एरियाज शहरों में आते जा रहे हैं। तो नई सिटीज नहीं है, पर शहरों की चारों तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। उनमें खासतौर पे हम सस्टेनेबल एस्पेक्ट्स, वाटर रिसाइक्लेबिलिटी, वेस्ट रिसाइक्लेबिलिटी, ये सारे एस्पेक्ट्स लेके आना हमारे लिए संभव है। जो ऑलरेडी बसे हुए शहर हैं, जिनके ऑलरेडी कंजेस्टेड एरियाज हैं, वहां पे भी सर्कुलैरिटी का एस्पेक्ट लाया जा रहा है। एक तो सबसे ज्यादा तो पानी की सर्कुलैरिटी का, वेस्ट की सर्कुलैरिटी का, इन दोनों की पे बहुत ज्यादा फोकस है सरकार का, ताकि जो पानी की कमी अभी भी है और आगे होने वाली है उसको कम किया जा सके और 80% से ज्यादा पानी की रिसाइकलिंग की जा सके। ये एग्जिस्टिंग शहरों में भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, और सर अगर स्मार्ट सिटी की हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या हमें G20 के मंच से मिल सकते हैं? मिसाल के तौर पर कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि वाटर मैनेजमेंट या एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी को लेकर के, सोशल रिन्यूएबल्स को लेकर के काफ़ी काम कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो क्या हमें टेक्नोलॉजिकल कुछ सपोर्ट मिल सकता है या कुछ टेक्निकल असिस्टेंस भी आपको कुछ ऐसी एजेंसीज से मिलेंगी इस पूरे U20 के दौरान, जिस तरह से हमने दूसरी टास्क फोर्सेज में देखा? स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में एक्चुअली हम इसको टू वे स्ट्रीट देखते हैं कि हमारे स्टार्टअप्स को भी दूसरे देशों में बिजनेस का मौका मिलने की संभावना है। हमारे स्टार्टअप्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। दूसरे शहरों में हमें बिजनेस मिले और वहाँ की जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, कई एरियाज में जैसे जर्मनी, यूरोप वगैरह में बड़ा अच्छा काम हुआ है सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट्स पे, वेस्ट प्रोसेसिंग पे, वाटर रिसाइकलिंग पे, काफी देशों में अच्छा काम हुआ है। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी कमर्शियल तौर पे वहाँ की कंपनीज आए, इंडियन कंपनीज से टाई अप करें और इन्वेस्टमेंट करें, चाहे टेक्नोलॉजी को भी लेके आए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें, और ऐसे ही हमारे स्टार्टअप्स को सभी G20 के देशों में मौका मिले, ये हमारा उद्देश्य है। जी सर, आप मेरे साथ बने रहिए। अरुण गांधी जी जो कि अमेरिका में काम करते हैं, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और सिविल सोसाइटी 20 भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अरुण जी, थोड़ा सा मैं चर्चा में आपको शामिल करना चाहता हूँ। क्या सीख सकता है भारत जैसे विकासशील देश या फिर G20 तो मिक्स है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस का एक बड़ा अच्छा फोरम है, विकसित देशों से हम क्या सीख सकते हैं अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें, वहाँ पे शहरों में जो हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं उनकी बात करें तो? इसमें मेरा अप्रोच थोड़ा अलग है कि बेसिकली इट इज़ द मैक्सिमम रिजल्ट यू कैन बाय यूटिलाइजेशन। अभी मैंने लास्ट 10 दिन में आई विजिटेड सो मेनी ऑल अक्रॉस इन इंडिया, तो एवरीथिंग दे आर रेडी टू गो, सब रेडी है, बट देयर इज मिसिंग समथिंग हियर, मिसिंग समथिंग एंड दे आर स्टक। अगर उसमें हम फोकस करें ना तो उसका टोटली इट विल बी ए रेवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट है, दे स्पेंड maybe whatever 1 lakh or 1 crore, and after because they have lack of entrepreneurship, they are not able to manage the funds, the utility, their resource, what you call their resources. So I think the best results you can get, and I can guarantee on that. Just provide where they are, just provide what they need at that point, and you're able to get the complete benefit of what was it meant to be. Otherwise, they are dead. After spending, say, 10 crores, 20 crores, they are dead for years and years. So, maybe different reasons, mismanagement. I mean, I won't call mismanagement, but lack of experience, entrepreneurship. So unless we do that, with 1/100th of the what I would call investment or whatever, you can get much bigger results than any other things that we are discussing. तो आप करेंगे एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हम किया जाए, मैनेजरियल अगर हम एक्सपर्टीज को बढ़ाएं तो जो चीजें हमारे पास हैं उन्हीं रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। मनोज जोशी जी, अब आपसे समझना चाहेंगे जो मेयर 20 का पूरा कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से काम करेगा? आप जो आयोजन करने जा रहे हैं शेरपा 20 के स्तर पर, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रीम है सर U20 की, उसके कामकाज करने का थोड़ा तरीका बताएं। पूरे 1 साल आप लोग इस पे फोकस करने वाले हैं।
जो शेरपास की फर्स्ट ट्रैक की मीटिंग है फरवरी में अहमदाबाद में की जा रही है, ये फिजिकल मीटिंग होगी। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने कोई U20 में फाइनल जो आउटकम होता है वो कम्युनिके होता है जी सर। उस कम्युनिके का फर्स्ट ड्राफ्ट हम लोगों ने बना लिया है। वो फर्स्ट ड्राफ्ट हम सभी देशों के साथ, सभी शहरों के साथ शेयर करके उसको शेरपास मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। उसमें जो भी इश्यूज हैं सस्टेनेबिलिटी के, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिविटी, क्लाइमेट फाइनेंस, ये सारे विषय वहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर कोई देश और कोई शहर इश्यूज रेज करना चाहे तो वो भी डिस्कस किए जाएंगे। इसके बाद 2-3 राउंड में वर्चुअल मीटिंग्स होके फिर जुलाई के महीने में फाइनल मेयर्स कॉन्फ्रेंस होगी अहमदाबाद में, उसमें ये कम्युनिके इशू किया जाएगा फाइनलाइज करके। और उसके बाद ये कम्युनिके G20 की जो मेन लीडर्स मीटिंग होगी उसमें G20 के कम्युनिके में इसका कुछ भाग शामिल किया जाएगा। इस दौरान में कोई भी शहर और देश नए मुद्दे भी शामिल कर सकता है, पर जो एक बेसिक रूपरेखा हमने बनाई है दूसरे शहरों से मिल के साथ बात करके, उसी पे आगे काम होगा। सर लेकिन बहुत सारे शहरों के साथ, भारत के शहरों के साथ दूसरे देशों के जो शहर हैं उनके साथ ट्विन सिटी का पहले से ही कुछ कोलैबोरेशंस हमने देखा है। क्या उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे, शायद उसको स्ट्रेंथन करने की? बहुत सारे G20 देशों में ऐसे शहर हैं जिनके साथ हमारे शहरों का कोलैबोरेशन है सीधे, तो क्या उस पर भी हम फोकस कुछ कर पाएंगे सर? इतना बायलैटरल इश्यूज पे फोकस नहीं है। इस पे फोकस ये है कि सभी शहर आपस में और सभी देश आपस में मिलकर क्या कर सके, इस पे ज्यादा फोकस होगा। किसी दो शहरों के आपस के इश्यूज डिस्कस नहीं होंगे, जनरल इश्यूज डिस्कस होंगे। इसलिए जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट और क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिविटी, ये चारों एस्पेक्ट्स पे जो ग्लोबल अप्रोच क्या होनी चाहिए, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की, UN की, सभी कंट्रीज की पॉलिसीज, इस बारे में कंपनीज की पॉलिसीज, इस बारे में ज्यादा चर्चा होती है। जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं सर। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो जो आपने कहा कि फाइनेंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो फाइनेंस आएगा कहां से और फाइनेंस ट्रैक में क्या उस पर कुछ चर्चा हो सकती है, उस पर हम बात करेंगे। और क्या नया मॉडल हो सकता है अपने शहरों को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने का और ज्यादा सस्टेनेबल बनाने का। कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम G20 वसुधैव कुटुंबकम। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. बुजुर्गों का शरीर शीघ्र ठंडा हो जाता है। शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या कम हो जाने से उनको गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ठंड में बाहर रहने पर या बेहद ठंडे कमरे में रहने से हाइपोथर्मिया हो सकता है। शीतलहर के दौरान एक से ज्यादा गर्म कपड़े पहने। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए सिर, गर्दन, हाथ और पैर पूर्ण रूप से ढके। बारिश या बर्फबारी हो तो वाटरप्रूफ जैकेट पहने। नम या गीले कपड़े तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बने रहते हैं। शराब मत पिएं। यदि आप अकेले रहते हैं तो पड़ोसी, परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरों में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत G20 और वसुधैव कुटुंबकम में अब चर्चा हम कर रहे हैं अर्बन 20 के। हमारे साथ मनोज जोशी जी बने हुए जो कि सचिव हैं और पूरी जिम्मेदारी है इनकी अर्बन 20 के इस पूरे मुहिम को एक सफलता तक लेकर के जाना। सर आपका एक बार फिर से स्वागत है इस एक्सक्लूसिव बातचीत में। फाइनेंस पर हम बात कर रहे थे। फाइनेंस को कौन से मॉडल हो सकते हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और क्या फाइनेंस ट्रैक में भी इसकी थोड़ी बहुत चर्चा होने की उम्मीद है। इस पर हम अर्बनाइजेशन और उसके चैलेंजेस पर फोकस करेंगे। सर आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है। तो अर्बनाइज फाइनेंस के बारे में जी 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो मल्टीलेटरल फाइनेंस की अवेलेबिलिटी। हाँ। अभी जैसे वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है और जो बायलैटरल फाइनेंस है जायका वगैरह का होता है वो काफी सेक्टर्स में जाता है। उसमें अर्बन इतना हाई प्रायोरिटी में नहीं होता है। मोबिलिटी में काफी फाइनेंस आया है पर इसके अलावा इतना ज्यादा फाइनेंस आया नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा मल्टीलैटरल फाइनेंस और बायलैटरल फंडिंग अवेलेबल हो शहरों को और स्टेट्स को। एक तो ये ट्रैक है हमारा। दूसरा है क्लाइमेट फाइनेंस कि जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट शहरों में हो रहा है उसमें अगर क्लाइमेट फाइनेंस नॉर्मली कम रेट पे अवेलेबल होता है, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से कम उसकी होती है। तो क्लाइमेट फाइनेंस हमारे जो वेस्ट प्रोसेसिंग, वाटर रिसाइकलिंग, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट के सॉल्यूशंस हैं उनके लिए, ड्रेनेज वगैरह जो ग्रीन एरियाज हैं मोबिलिटी के, उनमें ज्यादा से ज्यादा क्लाइमेट फाइनेंस जो चीपर है हमें अवेलेबल हो सके। तीसरा है कि हम लोग ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाए पीपीपी के या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जिसमें ग्लोबल और लोकल इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का हो सके। ये 3 ट्रैक्स पे हमारा फोकस है। तो जो फाइनेंस ट्रैक है उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पे काफी जोर दिया जा रहा है और काफी चर्चा हो रही है। हमारी भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ उस पर काफी चर्चा हुई है और मल्टीलैटरल एजेंसीज के साथ भी चर्चा हुई है। तो उनका और हमारा दोनों का फोकस इस एस्पेक्ट पे है। सर हम अपने भारत में शहरों पर अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी क्या उम्मीद है आगे जाते हुए इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी और कितना हम उम्मीद करें कि हम अपने शहरों पर अब आगे जाते हुए इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? जैसे हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है और टैक्स रेवेन्यू बढ़ रही है तो उसी परसेंटेज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट शहरों में और फंड ट्रांसफर होने की जरूरत है। दूसरा एज ए परसेंटेज इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने की बहुत जरूरत है। पर सबसे ज्यादा मेरा मानना है कि अर्बन डेवलपमेंट में फाइनेंस अवेलेबल होगा अर्बन प्लानिंग से। गुजरात और महाराष्ट्र और कई दूसरे शहरों में का एक्सपीरियंस ये रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड अर्बन डेवलपमेंट अर्बन प्लानिंग के साथ जब किया जाता है तो उसमें जो लैंड अवेलेबिलिटी बढ़ती है और उससे रिसोर्स जनरेट होता है।
सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस सिटीज को उसी से मिल रही है, उसके बाद इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स और टैक्सेशन से मिल रही है। तो जितना वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हम टाउन प्लानिंग स्कीम्स, मास्टर प्लान, लोकल एरिया प्लान और लैंड पूलिंग वगैरह कर पाएंगे, अर्बन फाइनेंस उतना ही ज्यादा हमें अवेलेबल होगा। बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि इस बजट में भी अर्बन प्लानिंग को लेकर के आपने जो सिफारिशें की होंगी, फंडिंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और ज़्यादा किया जाएगा। बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और G20 के खास अर्बन 20 पर इस एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। और अगर उधर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो भारत में G20 के सम्मेलन को आयोजन को लेकर के देश के युवा खुश हैं और अपने देश पर गर्व का अनुभव कर रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि इस आयोजन से हमारे देश की सांस्कृतिक विविधताओं को पूरी दुनिया को दिखाने का मौका मिलेगा। बहुत ही गौरवशाली बात है हमारे लिए कि हमें G20 की प्रेसिडेंसी मिली है, और हम देखेंगे आगे हम लोग अपनी जियोपॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को और ज़्यादा मजबूत करेंगे ग्लोबल लेवल पे, और अपना जो भी अपना जियोपॉलिटिकल एजेंडा है वो उठाएंगे बहुत ही पावरफुल तरीके से पूरे ग्लोबल लेवल पे। काफ़ी प्राउड मोमेंट है, और पीएम नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में इतनी बड़ी बात होना और इतनी सारी कंट्रीज़ को एड्रेस करना डिफरेंट इश्यूज़ पे, तो आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द होल कंट्री। It is the moment of intense proud for all of us as an Indian, because as a G20 we got a chance to get a leadership and to welcome all the countries. As we all know that G20 represents the 85% of world GDP, and it is the moment where we all can show our heritage to the all the world. I feel very proud to be a citizen of India, and it's a very proud moment for our country that it is going to have the G20 summit in our country for the first time. So I feel very proud to be a citizen of India. That's all. And I wish all the good luck to my country and to this G20. बहुत ही प्राउड की बात है, इंडिया में हो रहा है। इंडिया में होगा तो मतलब कि एक तरीके से ट्रेड भी बढ़ेगा, ग्लोबली इंडिया की पावर भी बढ़ेगी, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ ही अच्छा होगा, और बाकी डिफेंस में जो भी होगा अच्छा ही होगा। एज अ यूथ ऑफ द कंट्री और एज अ अवेयर सिटीज़न ऑफ द कंट्री, ये काफ़ी प्राउड का मोमेंट है कि G20 जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, जो अभी दुनिया का ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंडिया की अभी प्रेसिडेंसी फाइनलाइज हुई है अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी। और आगे क्योंकि इंडिया भी काफ़ी स्ट्रेटेजिक और काफ़ी, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इंडिया का जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री फॉर बीइंग chosen for this opportunity, which is a very big opportunity according to me. And I would say, as always, it has been our motto, Vasudhaiva Kutumbakam, and our India will showcase this year to all the countries with such huge culture in our country. We have 28 different states, we have 28 different type of culture, so I guess this could be a perfect stage for our country to showcase our culture and take forward our country. It's a very proud moment being a citizen of India, and we have a lot to show in respect of our culture. Like Sanskrit is our language, so I think we can revive that and show to the world that it's the language that we can use to rule the world, and to teach them that it can be used in every field and every aspect of life. So I think that would be a wonderful opportunity for us. तो देश के लिए एक बड़ा मौका है अपने देश की संस्कृति, अपने देश की भाषा, अपने देश की विविधता को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का। अरुण गांधी जी जो कि भारत से हैं, अमेरिका में रहते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अरुण जी आपका बहुत बहुत स्वागत। अब हम देखें तो सबसे बड़ी जो चुनौती है पूरी दुनिया के सामने वो है फूड सिक्योरिटी की। क्या सोल्यूशन है, हम लोग क्या G20 में डिस्कस कर सकते हैं, और ऐसा क्यों हुआ कि अचानक पूरी दुनिया में जो कीमतें हैं फूड आइटम्स की वो बढ़ना शुरू हो गई? 80% is created. So when it is created, then the solution has to be different. we can't do हम एक ही बात कंटिन्यूस जो लास्ट 100 साल में जो नहीं हुआ है वो कंटिन्यू करेंगे तो उससे सॉल्यूशन नहीं होगा। सो
वी हैव टू जो एक डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा. वी हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट डायरेक्शन हैज टू बी शिफ्टेड कंप्लीटली, बिकॉज what is like after 30 years we'll be discussing the same thing. The whole thing, if you see the overall structure of human beings is going down. This resources has gone unbelievably or reached different point. Resources, food is काफी स्ट्रेच हो गए हैं yeah, we reach the highest level. Abundance, food is in abundance. तो why we are not getting the food, why there is no solution. सवाल तो वही है कि जब इतनी ज़्यादा एबंडेंस है फूड की, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इतनी चीज़ें किल्लत क्यों होने लगी, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस क्यों हो रहे हैं. एग्जैक्टली. एंड अभी जो लास्ट 3 साल में जो टेक्नोलॉजी जो रीच हुआ है ना, what was inconceivable 3 years back, it is conceivable today. To that level we have reached in all those utilization, creativity, technology. So abhi, so I'm just giving the starting point. Oh, now what do we do about it? तो एक है कि how do you maximize the impact of technology. अभी हमने सुना कि okay 100,000 crores हमने भेजा. We are not paying attention how that has to be utilized. The bigger focus should be on that. And number one. Number two, you should focus on, say, मुझे अगर if I'm showing the results, the money will come automatically. We should not focus on the funds, because funds will come if you show the results. Funds will come. Funds आप कहने प्रॉब्लम नहीं है, but it is because it is not properly utilized. तो उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट नहीं होता. तो आप टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं. केवल अगर हम फूड की बात करें तो वो कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं जो कि ये फूड सप्लाईज की जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं, क्योंकि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी हैं, वो भी शायद बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को और ज़्यादा स्मूदन करने के लिए. 100%. एंड दिस आर ऑल गारंटीड सॉल्यूशन. उसमें इफ्स बट्स नहीं है. इट इज जस्ट पुटिंग ऑल थिंग रिसोर्सेज इन प्लेस. टेक्नोलॉजी इज गॉट इट्स ओन प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन हैज इट्स ओन प्लेस. ये जो of course the bottom line तो है कि we have to take care of farmers. Bottom line, it starts from there. And from them you give them support whatever they need at every level. तो ऐसा नहीं है कि भाई चलो पैसा दे दिया. No, it doesn't work, never works. As an entrepreneur I can guarantee you that if that has worked, we have poured billions, or like USA poured in 8.5 trillion last 2 years. What has happened? So giving has to be in a creative way. वो रेगुलर गिविंग नेवर हेल्प्स. रेगुलर गिविंग वो आदमी को थोड़ा एकदम डल और लेजी बना देता है और वो रिजल्ट नहीं देता है. रिजल्ट इट इज नेवर गिवन. इट्स बीन हैपनिंग फॉर लास्ट 1000 इयर्स. तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका में जो मॉडल अपनाया गया सब्सिडाइज करने का और फ्री एक तरह से रिसोर्सेज देने का, वो काम नहीं कर रहा है. आप भारत में कुछ फार्मर के साथ काम करना शुरू किया है. क्या नया मॉडल हो सकता है भारत के जो फार्मर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए? Very simple solution and guaranteed solution. I always say that. Number one, farmers को एक तो year to उनका जो overall जो basic problem है ना, which is survival. You have to get them out of survival mode first. Which is not difficult at all. तो उसके लिए of course we have plan. We have structured plan. Number one. So from survival you get on to productivity. So that moments you get from survival mode to productivity mode, automatically results come up. And when results come up, productivity also comes up. Then naturally it sets balls rolling. So that is the starting point. Now obviously बोलेंगे easier said than done. कोई बोलने में. But उसके लिए we have made so many plans. के for example, this is one model. We have got multiple models. 100 farmers will provide 1 full year of whatever their needs are there. Then they will have a very quality life. Number one, they will have this for the children education. Everything is taken care of. Everything. You will just focus on the productivity part. And
obviously, if your mind is away from all those day-to-day yes. this problems, आपका productivity double बढ़ हो जाएगा, जाता है, बिल्कुल, हाँ. and your creativity, productivity and creativity is the best solution in the world. We are talking about so many things, but you are not focusing on productivity and creativity. तो मिस्टर गांधी, मुझे लगता है कि ये चीज़ जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, उस पर फोकस करता है. मैं एक स्टोरी दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को स्टार्टअप्स की, उसके बाद मैं इस चर्चा पर वापस लौटूंगा. बेंगलुरु में G20 की बैठक के दौरान G20 के जो फाइनेंस के हेड थे और जो केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि थे, उन्होंने IISc यानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जाकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा किया. भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है. एक ऐसे ही स्टार्टअप एग्निट से बात की मैंने, उनका नाम है हरीश चंद्रशेखर जी. आइए देखते हैं ये बातचीत. भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम, और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर का तो कहना है कि मेरे साथ एक ऐसे ही स्टार्टअप हैं एग्निट से जुड़े हुए. टेक्नोलॉजी थोड़ी भारी भरकम की भाषा आम लोगों को समझ में नहीं आती है. यूज़ केस बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे ये हमारी ज़िंदगी आसान करें. जी, जैसे आपको पसंद है, अभी हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत है, और आज के जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल जो हो रहा है वो प्राइमरीली सिलिकॉन से हो रहा है, यानी सिलिकॉन इज़ द सेमीकंडक्टर मटेरियल ऑफ चॉइस. तो अभी जो हो रहा है ना, नया यूज़ केसेस जैसे आ रहे हैं कि 5G आ रहा है, 6G आ रहा है और बियॉन्ड, एंड चार्जिंग में EV चार्जिंग आ रही है और फास्ट चार्जर आ रहा है. आपके पास शायद अपने मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी और लैपटॉप्स के लिए भी फास्ट चार्जर होगा. तो उस फास्ट चार्जर में अगर आप उसको खोलेंगे और डिसमेंटल करेंगे, मैं एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप करें, बट अगर आप करेंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर इज़ अ गैलियम नाइट्राइड चिप इन इट, और बिकॉज द पावर लेवल्स दैट हैव टू बी हैंडल्ड आर मच हायर एंड सिलिकॉन डज नॉट वर्क देयर एनी मोर. सो फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन एज वेल एज फॉर फास्ट चार्जिंग, तो गैलियम नाइट्राइड की सख्त ज़रूरत है. तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपने अभी तक क्या डेवलप किया है और इसको आप कॉमर्शलाइज कैसे करेंगे, क्योंकि बाजार बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. मे बी आप फ्यूचर के यूनिकॉर्न हैं. बहुत लंबी दौर है, पर ये जो हम कमर्शलाइज कर रहे हैं ये यही है. ये हमारा पूरा गैलियम नाइट्राइड की डिवाइस टेक्नोलॉजी है. तो हम जो बनाते हैं, पहले हम गैलियम नाइट्राइड वाली मटेरियल बनाते हैं. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये गैलियम नाइट्राइड मटेरियल है. गैलियम नाइट्राइड तो नेचर में नहीं आता है, वी हैव टू मेक इट केमिकली. तो केमिकल मीन्स से इसका ये हम प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद हम उसको सेवरल सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग स्टेप्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स के दौरान हम इसको उसके बाद ऐसे पैकेज डिवाइसेस बनाते हैं इसके साथ. तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो है ये 5G और मेनली फॉर फास्ट चार्जिंग के लिए बहुत काम आता है. तो अभी हमारे कमर्शलाइजेशन स्ट्रैटेजी तो हम बहुत लोगों के साथ काम करते हैं. हम तो कंपोनेंट्स बनाते हैं एट द एंड ऑफ द डे. सो और इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, बोथ RF डिज़ाइन एज वेल एज पावर डिज़ाइन के लिए. तो हम तो टाइप्स कर रहे हैं बहुत सारे कंपनीज के साथ जो सिस्टम्स बनाते हैं जिसमें ये कंपोनेंट्स की इस्तेमाल हो. 5G में शायद हम वन ऑफ द चैंपियंस हैं जिनके पास एंड टू एंड प्रोडक्ट लाइन शामिल है. तो डू यू ऑल्सो वर्क ऑन दोज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज? या सो इन टर्म्स ऑफ 5G टेक्नोलॉजीज, अगर आपने किसी मोबाइल की टावर देखी तो व्हाट यू एक्चुअली फाइंड इज दैट यू विल सी एन एंटेना, और एंटेना के पीछे एक बॉक्स होगा जो रेडियो है. तो उस रेडियो में गैलियम नाइट्राइड की ज़रूरत है. तो अभी there are no 5G radios. You need gallium nitride if you want to make any 5G radios. And as you pointed out, there are many people in India who are now trying to make these 5G radios. So the ecosystem is actually growing around us, and we fit into this ecosystem, and that's our aim. हरीश, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए. तो ये जो नई शुरुआत है वो भविष्य की एक बहुत ज़बरदस्त बुनियाद रखती है. भले ही हमें ये टेक्नोलॉजी की भाषा समझ में ना आती हो, लेकिन ये समझ में आता है कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं तो हमारी ज़िंदगी थोड़ा सा आसान हो जाती है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हो या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए, जिसमें सेमीकंडक्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है. कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, बेंगलुरु. और IISc और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क में इनफैब के संस्थापक सुधांशु शेखर से मैंने बात किया. वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पर काम करते हैं, और जिस तरह से ये फ़ोन है, फ़ोन को अगर आप फ्लिप करते हैं तो ये आपकी जो तस्वीर है उल्टी हो जाती है. कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पर ये स्टार्टअप काम कर रहा है. आइए देखते हैं. हमारे साथ एक और स्टार्टअप है डॉक्टर सुधांशु शेखर सिंह, जो कि फाउंडर हैं इनफैब MEMS के. सर, थोड़ा सा हमें समझाइए आसान भाषा में, ये है क्या किया आपने? ओके, सो पहली बात कि मैं MEMS बताऊंगा, बहुत लोगों को MEMS पता नहीं है. MEMS स्टैंड्स फॉर माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स. ओके, आपके मोबाइल फ़ोन में करीब 10 से 15 सेंसर्स होंगे, वो MEMS बेस्ड डिवाइस है. आप फ़ोटो लेते हैं और जैसे ही अपना फ़ोन टिल्ट करते हैं आपका फ़ोटो भी टिल्ट होता है. क्यों होता है? वो एक सेंसर है, वो MEMS बेस्ड सेंसर है. आप
आपके पास कार होगा, कार जैसे ही हिट ऑन होता है, कोलिजन होता है, एयर बैग पॉपअप होता है, वो एयर बैग डिप्लॉयमेंट भी होता है एक मेम सेंसर से। सो इनफैब 2 साल पहले इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ, और मेन ये है कि जिस जगह पे ये डिवाइसेस बनाई जाती हैं, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, एंड स्पेशली फॉर रिसर्चर्स, स्टार्टअप, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनके लिए ऐसे बिग फाउंड्री को एक्सेस करना बहुत डॉन्टिंग होता है। यू नो, इट टेक्स लॉट ऑफ मनी। सो विद दिस थॉट इनफैब एस्टैब्लिश्ड कि आपके पास एक डिज़ाइन है, यू जस्ट कम अप विद डिज़ाइन, वी विल हेल्प यू with making those design in a product form. So can you please explain with some of the products that you have developed and how they are working? Yeah, so proper working तो नहीं बता सकता, but कैसे काम करते हैं, you might I have already explained to you. So it all start with a silicon wafer, bare silicon, ये देखिए, इस पे कुछ नहीं है, और फिर इसके ऊपर काफ़ी सारे steps होते हैं, लिथोग्राफी जो बोलते हैं, और फिर इस तरह से आप फाइनली आते हैं एक 1 सेंटीमीटर, ये जो चिप देख रहे हैं, दैट कंटेन्स lot of MEMS devices. If you can focus, this chip contains all these devices: accelerometer, ring resonator, micro gripper, channels and all. So इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जिसको माइक्रो फैब्रिकेशन बोलते हैं, एंड दैट्स व्हाट। इसके साथ साथ we also help our users who are into bio. Okay, making these nowadays you are seeing these BioMEMS devices, because of that we are able to reach to the rural side. Earlier एक X-ray machine देखिए how huge it used to be. Now we have POC, point of care. So that needs small tiny devices. Okay, so we also help them in making those devices. बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि नैनो टेक्नोलॉजी में जो आप लोग स्टार्टअप की तरफ काम कर रहे हैं, ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी होने जा रहा है, और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें जो इंडियन टैलेंट है वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता है। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, बेंगलुरु। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्टार्टअप्स को लेकर के क्या हम कर सकते हैं, मदद कैसे कर सकते हैं उनको। G20 में भारत ने शुरू किया है स्टार्टअप 20। कई मजा आइए, आप देख रहे हैं G20 वसुधैव कुटुंबकम। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम G20 वसुधैव कुटुंबकम। मेरे साथ जुड़े हैं अरुण गांधी जी, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉल्यूशंस के फाउंडर हैं। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। स्टार्टअप्स को लेकर के हमने सुना है कि आप हाइड्रोपोनिक्स पे काम कर रहे हैं। क्या है ये टेक्निक, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, थोड़ा सा अपडेट बताएं प्लीज। Hydroponics is not very new technique, but it is not well explored. So that's the main thing. Now, one of the few most important factors and outstanding features of hydroponics is, number one, it can be grown indoor. Number two, it needs very limited space. Say for example, like 4 feet by 4 feet or something, shelvings, vertical farming, we can have about 35 to 40 plants. So that is second thing. Number three, it needs 1/10 of the water, because the water is circulate through all those 35-40 plants. Then you get organic stuff, so again better quality. And then it also has got meditational impact. So if 5 तो है, but then there are much more than that. But these are the major advantage. पर अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें और उसको कंपेयर करें विज़ नॉर्मल खेती एंड हाइड्रोपोनिक्स, तो उसका थोड़ा सा कंपेयर तो ये तो है कि भाई obviously what you would need like half an acre, you can do it within 8 square feet. That's itself, so you can say right there. You don't need soil, fertilizer. So that's another big advantage. So वो आपका क्वेश्चन क्या था? मतलब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो प्रोडक्टिविटी किस में ज़्यादा है, अपने ट्रेडिशनल वैल्यू से या फिर हाइड्रोपोनिक्स के जरिए जाएं तो? It is not like straight, apple to apple. It's like it all depends on what you are growing. देखिए हमारा फोकस ये है कि we are planning to grow high end supplements. Okay. So naturally your productivity is value wise is much higher. So and also health and wellness में totally makes a huge, it's a you can say disrupting that thing also, that you get the fresh food. And we are developing multiple models, the household model, industrial model, you can have it in an office space too, then restaurant model. So we are creating about 8 to 10 different models. So depending on each place where it's required, we can use those. And number two, why it is not taken off? Because there is a lack of understanding. People like 95% they haven't even heard of hydroponics. So obviously that is there. Then we are providing the turnkey thing. Turnkey solution, complete turnkey solution. सीधा all you have to do is make a decision. So we are, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगी सर? जो लोग ट्रेन आदमी चाहिए लोगों को पता लगाने के लिए, क्या वो हम क्रिएट कर पाएंगे? वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसमें। Definitely, because see obviously getting them to train them is not a very high technical training. आराम से सीख सकते हैं और इसको कर सकते हैं। Very simple, but still they need some what needs to be done, things like that. So it's like you can call training or getting to know the system, So that is the main thing. And then obviously this particular technique has not been fully explored. So that are the main factors. So now we are connecting with the world. We are connecting with universities in USA. We are connecting with museum in USA and making the best of this hydroponics, which has got unlimited scope. We already have requests from all over the world to put hydroponics in it, and with the even countries. मुझे लगता है ये नया ट्रेंड होने जा रहा है। नया trend. We are, and the company I acquired about 8 months back, that has been in business for 20 years. So they are pioneers. अच्छी बात है कि जो भारत की कंपनीज हैं वो बाहर जाकर के एक्विजिशंस कर रही हैं, और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा एक तरह से ऑब्स्टिकल है। भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं देते थे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं वेस्ट, लेकिन वो बड़ा मुश्किल से हमें एक्सेस दे पाते हैं। पर ये ठीक है आप एक्वायर करके उनको, तो ये सारी जो नई चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को कॉफ़ी की दुनिया में लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि कॉफ़ी किस तरह से डेवलप होता है। बहुत सारी नई लर्निंग्स हमने की, और बैंगलोर में G20 की बैठकों के दौरान कॉफ़ी एग्जीबिशन, या फिर कहें कॉफ़ी डिप्लोमेसी में उसे कहता हूँ कि कॉफ़ी के
टेबल पे बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो आप नॉर्मल बोर्ड मीटिंग में गंभीर अवस्था में नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ रिएक्शन रहा और किस तरह से कॉफ़ी, एक तरह से इंडिया कॉफ़ी को ब्रांड किया जा रहा है इस पूरे G20 के दौरान। G20 फाइनेंस ट्रैक की मीटिंग के दौरान एक ऐसा प्रोडक्ट कर्नाटका का है जो कि यहाँ पर बहुत आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वो है यहाँ की कॉफ़ी। थोड़ा सा समझाइए कि ये पूरा प्रोसेस है क्या और कैसे हम समझ सकते हैं इस पूरे कॉफ़ी प्रोसेस को आसानी से। ये कॉफ़ी का पौधा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये 2 साल का कॉफ़ी का पौधा है। 4 साल लगते हैं कॉफ़ी पे पहली बार फल आने के लिए। ये कॉफ़ी का फार्म है, ये इंडिया कॉफ़ी का फार्म है। इंडिया कॉफ़ी के कॉफ़ी फार्म की खासियत ये होती है कि ये शेड में ग्रो होता है, जो कि बहुत ही अलग फ्लेवर देता है कॉफ़ी को। सो इसमें शेड है, आप देख सकते हैं। ये कॉफ़ी का छोटा पौधा है, ये उससे ज़्यादा ऊपर का है और ये तीसरे स्तर का शेड दे रहा है इसको। ये कॉफ़ी का फ्रूट है। सो एक फल के अंदर आप देख सकते हैं 2 बीज निकलते हैं। कभी कभी ये 3 होते हैं, कभी 1 भी हो सकता है। सो ये एक कच्चा फ्रूट है और ये पका हुआ फल है। इसको अगर इस तरीके से प्रोसेस करेंगे तो इसको हम पार्चमेंट कहते हैं, और अगर हम इसको इसी तरह से सुखाएंगे तो इसे हम चेरी कॉफ़ी कहते हैं। इस फल का छिलका निकाल के आप देख सकते हैं इसे सुखाया जाता है, जैसे कस्कारा बोला जाता है, और उसमें से हम एक ब्रू बनाते हैं। काफ़ी फ्रूटी टेस्ट करता है। जब हम इस बीज को सुखाएंगे और पार्चमेंट को अलग करेंगे, आप देखेंगे इसको खोल के इसके अंदर ये बीज निकलता है फल का, जो कि ग्रीन कॉफ़ी कहलाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको इस मशीन में रोस्ट किया जाता है। रोस्टिंग के बाद कॉफ़ी ऐसी दिखती है, जो कि पकी हुई है। तो आप जब कॉफ़ी को कंज्यूम करना चाहते हैं, इस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। कॉफ़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं रोस्ट हो चुका है। रोस्ट होने के बाद इस कॉफ़ी को हम ग्राइंड करते हैं, पाउडर करते हैं, और उस कॉफ़ी को लेके हम ब्रू करके पी सकते हैं। तो पूरी कॉफ़ी का फार्मिंग प्रोसेस तो आपने समझ लिया, लेकिन उसके बाद उसको कैसे हम फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में ले जाते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त निरुपम जी हैं। निरुपम जी, थोड़ा सा बताइए कौन कौन से प्रोडक्ट लाइन पे आप लोग काम कर चुके हैं। कि हमने इस तरह के साबुन बनाए हैं। इस साबुन में कॉफ़ी का इस्तेमाल किया है। हमने कॉफ़ी बनाया है, कॉफ़ी ब्रू किया है, उसका लिक्विड इसमें डाला है, और बीच में आप देखेंगे तो एलोवेरा है, और एलोवेरा में जो कॉफ़ी ग्राउंड्स है उसको यूज़ किया है ताकि वो स्क्रब की तरह इस्तेमाल किया जा सके। किट है G20 के लिए, जिस पे कि आप देखेंगे कि हमने इस तरह की ब्रांडिंग की है, जो बाहर से, विदेश से जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत स्पेशल है। जो कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस कॉफ़ी होती हैं वो भी इसमें हम हमारे माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि भारत की कॉफ़ी कितनी अद्भुत है और कितने अलग तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। और प्रोडक्ट ब्रांडिंग के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कॉफ़ी के लिए, और कैसे हम लोग इंटरनेशनल ब्रांड बन सकते हैं, वो एक मेजर चैलेंज है आप जैसे स्टार्टअप्स के लिए। जी, सो अभी जो आजकल के दौर पे जो देखा जा रहा है, सब सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सब कहते हैं इको फ्रेंडली बनना है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनना है। इनफैक्ट इंडिया का भी यही मोटो रहा है, राइट। सो हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो जितना हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हम वेस्ट को कम करना चाह रहे हैं। सो एज अ ब्रांड ऑल्सो जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम 3 कंपनियां हैं, या कहिए कि हम 3 सेगमेंट को केटर करते हैं। एक है हमारा बेरिको, जो फुल सर्विस कंसल्टेंसी फर्म है, जहाँ पे आप फार्मर से लेके रोस्टर तक सबको केटर कर रहे हैं। और दूसरा आपने जैसे देखा शेड्स ऑफ कॉफ़ी हमारा दूसरा ब्रांड है, जो 2 चीज़ों में बिलीव करता है। एक है एक्सपीरियंस। जो भारत है, अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो चाय पीते हैं, तो हम एक ऐसा वातावरण लाना चाहते हैं जहाँ लोग कॉफ़ी को समझें, अप्रिशिएट करें और उसे पिएं। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा पार्ट है शेड्स ऑफ कॉफ़ी, जो नाम में ही बताता है शेड्स ऑफ कॉफ़ी, तो हम कॉफ़ी की हर एक शेड को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो हमारा टैगलाइन भी उसी हिसाब से बना है कि वी डिफाइन एक्सपीरियंस और एम्ब्रेस सस्टेनेबिलिटी। जिस तरह से हमारा फोकस है कि हम इंडिया को एज अ कॉफ़ी डेस्टिनेशन बना पाएँ और एज ए ब्रांड इंडिया इसको और ज़्यादा पॉपुलर कर पाएँ, तो ये G20 का जो पूरा डेलीगेशन है, पूरी की पूरी जो मीटिंग है, उसमें एक बड़ा रोल अदा करेंगी। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, बेंगलुरु। गांधी जी, बहुत धन्यवाद। लास्ट कमेंट, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप अपने बारे में, और क्या विजन है आपका आगे जाते हो?
As that IIS suggests is about solutions, unique solution, number one. Or we have to focus on combined solution, which is the most valuable thing. We can't have single thing to solve all the problems. So we have to have a combined solution approach. So that is another, and setting the new direction. बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी। वक्त मेरे पास इतना ही है और इस कार्यक्रम के अंत में अब आपको हम छोड़े जाते हैं भारत के विविध सांस्कृतिक रंगों के साथ। आनंद लीजिए वंदे मातरम का, दीजिए इजाजत। जय हिंद।